हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर। ठीक है, आप सभी को मैंने स्टार्टिंग में बता दिया हमारे पास तीन मेथड है। पहला मेथड कौन सा है, नेट एसेट्स वैल्यू मेथड। दूसरा यील्ड मेथड है। तीसरा मेथड हमारा, दोनों मेथड के पहले दो मेथड को एवरेज कर लो तो एवरेज मेथड है। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ मेन जो डिटेल में डिस्कस करूंगी नेट एसेट्स वैल्यू मेथड। ठीक है, कि इस मेथड का यूज़ करके हम क्या निकालते हैं, शेयर की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो इसके बहुत सारे नाम हैं। ये सारे नाम आपको पेपर में पता भी होने चाहिए। यदि आपसे कोई दूसरा नाम पूछ लें तो आप ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा मेथड है, बोल दिया हमें। तो ये सारे नाम आपने ध्यान में रखने हैं। नेट एसेट्स वैल्यू मेथड कहते हैं, इंटरनल वैल्यू मेथड भी कहते हैं, इसको ब्रेकअप वैल्यू मेथड भी कहते हैं, ब्रेकअप वैल्यू मेथड। ठीक है, असेट्स बैकिंग मेथड भी कहते हैं, असेट्स बैकिंग मेथड भी कहते हैं, इक्विटी वैल्यूएशन मेथड भी कहते हैं, क्योंकि हम इसमें इक्विटी का यूज में नहीं करेंगे। कैपिटल वैल्यूएशन मेथड भी कहते हैं, बुक वैल्यू मेथड भी कहते हैं। ठीक है, ये सारे नाम आपने ध्यान में रखने हैं। कोई भी नाम से आपसे ये मेथड पूछा जा सकता है। ठीक है, पेपर में यदि आप लिखेंगे तो सभी नाम भी आपने लिखने हैं, कौन कौन से, नेट असेट्स वैल्यू मेथड, इंटरनल वैल्यू मेथड, ब्रेकअप वैल्यू मेथड, असेट्स बैकिंग मेथड, इक्विटी वैल्यूएशन मेथड, कैपिटल वैल्यूएशन मेथड, बुक वैल्यू मेथड। ठीक है, तो नेट असेट्स वैल्यू मेथड क्यों यूज़ किया जाता है, किस समय यूज़ किया जाता है, फाइंडिंग आउट द पॉसिबल वैल्यू ऑफ शेयर। इसका मेथड का यूज़ क्यों किया जाना है, हमने शेयर की वैल्यू निकालनी है। फाइंडिंग आउट द पॉसिबल वैल्यू ऑफ शेयर इन द इवेंट ऑफ द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन। मेनली देखो, मैं इसका नाम ही आप देख रहे हैं ना, नेट असेट्स मेथड, है ना। तो इसकी ये वाला मेथड मेनली किस समय यूज़ किया जाता है, जब हमें पता है कि कंपनी कहाँ जा रही है, लिक्विडेशन खत्म हो रही है। उस समय ये मेथड बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होता है। यदि आप इसका फार्मूला देखेंगे, इसके कैलकुलेशन का प्रोसेस देखेंगे तो आप क्योंकि इसमें क्या किया जाता है कि हम असेट्स को ऐड करते हैं, माइनस लाइबिलिटी करते हैं, फिर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर निकालते हैं, तो उसके बेस पर हम शेयर की वैल्यू निकालते हैं। देखो, कंपनी क्या, जब रनिंग कंपनी है, जा रही है, चल रही है, तो उस समय थोड़ी कंपनी के असेट्स बेचेंगे, लाइबिलिटी वापस करेंगे। इसलिए ये वाला मेथड उस समय यूज़ किया जाता है जब कंपनी लिक्विडेशन में जा रही होती है। तो आपको पता चलेगी हमारे पास 3-4 मेथड है, मतलब कि ऐसा इन्वेस्टर, ऐसा पर्सन इस मेथड को इम्पोर्टेंस नहीं देगा जो ये सोच रहा है कि कंपनी बड़ी लॉन्ग टर्म चलेगी। ये वही पर्सन इस मेथड को इम्पोर्टेंस देगा जो ये सोचेगा कि कंपनी कहाँ किस में जा रही है, लिक्विडेशन में जा रही है। तो ये वाला मेथड किस समय यूज़ किया जाता है, लिक्विडेशन के टाइम किया जाता है। ठीक है, और इस में कैलकुलेशन की जाती है। वैल्यूएशन ऑफ शेयर कैसे निकाले जाते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया। पहले वैल्यूएशन द असेट्स, सभी असेट्स की वैल्यू निकाल दें, माइनस ऑल द लाइबिलिटीज, सारी लाइबिलिटी को माइनस कर दें, और फिर क्लेम ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, उसकी वैल्यू भी माइनस कर दो। जो भी अमाउंट बच जाता है वो किसका होता है, इक्विटी शेयर होल्डर का होता है, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर इक्विटी शेयर कर दो तो वैल्यू ऑफ एक शेयर की कीमत आ जाती है। ठीक है, नेट असेट्स वैल्यू मेथड का यही है। तो इसके देख लेते हैं कैलकुलेशन क्या होती है, वैल्यू ऑफ नेट असेट्स। इस पहले नेट असेट्स निकाल लेते हैं, वैल्यू ऑफ नेट असेट्स निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, असेट्स मार्केट वैल्यू अदरवाइज एट बुक वैल्यू। सबसे पहले हमने असेट्स किस वैल्यू पर निकालनी है, मार्केट वैल्यू पर। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना। यदि मार्केट वैल्यू नहीं है तब हम बुक वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या ऐड करेंगे, नॉन करंट असेट्स ऐड कर देंगे। ठीक है, नॉन करंट असेट्स जैसे क्योंकि मशीनरी होगी, फर्नीचर हो गया, नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स डाल देंगे। तो आगे उसमें से क्या माइनस कर देंगे, आउटसाइड लाइबिलिटी, डिवेंचर हो गए, क्रेडिटर हो गए, माइनस कर दिए। और क्लेम ऑफ द प्रेफरेंस शेयर होल्डर, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का भी जो भी उनकी प्रायोरिटी दी जाती है वो सब कुछ माइनस कर देंगे। जो भी अमाउंट बच गया वो किसका बन गया, इक्विटी शेयर होल्डर का बन गया। उसको हम क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। किसके लिए अमाउंट बच गया, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। और उसको हम किस नाम से जानेंगे, जब इन सभी को ऐड करके माइनस कर देंगे उसको हम कहेंगे नेट एसेट्स। ठीक है, इसको नहीं कहना के लिए कि ये असेट्स है, असेट्स में से लाइबिलिटी माइनस कर देंगे तब हम कहेंगे ये नेट एसेट्स है, वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स है। ठीक है, तो इसका दूसरा मेथड है, ये तो ना एग्जैक्ट है, उसके बैलेंस शीट देखी, बैलेंस शीट में उसकी मार्केट वैल्यू देखी, करंट एसेट्स की, नॉन करंट एसेट्स की ऐड किया, माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी कर दी, माइनस प्रेफरेंस शेयर क्लेम कर दिया, तो आ गई हमारे पास वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। आगे डिवाइडेड बाय हम नंबर ऑफ शेयर कर देंगे ना, फिर पर शेयर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, पहले हम तो यही निकालते हैं ना, वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। इसका दूसरा फार्मूला क्या है ना, ये क्या करेंगे, पहले हम असेट साइड से चल के इधर को आए थे, अब हम का लाइबिलिटी साइड से चलते हैं। लाइबिलिटी साइड क्या पड़ी हुई है हमारी, इक्विटी शेयर कैपिटल पड़ी हुई है। तो इक्विटी शेयर होल्डर का किस पर अधिकार होता है, रिजर्व एंड सरप्लस का पर अधिकार होता है, प्लस प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑन असेट्स। रिवैल्यूएशन मतलब यदि हम कंपनी की कोई भी
एसेट्स बची हुई है। अभी हम देख लेते हैं कि अभी मार्केट में कितनी कीमत है उसकी और उस पर प्रॉफिट हो रहा है ना, उस प्रॉफिट को भी ऐड कर देंगे, माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस, यदि एसेट्स है कोई लॉस पड़ा हुआ है उसको माइनस कर देंगे, फिक्टिशियस एसेट्स को माइनस कर देंगे। देखो ऊपर नहीं लिए थी हमने एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स यहाँ पर माइनस करिए, ये आपने तो अच्छे से ध्यान रखना है। माइनस लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, जैसे कि यदि प्रॉफिट हुआ रिवैल्यूएशन से उसको ऐड कर देंगे, यदि लॉस को माइनस कर देंगे तो वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स आ जाएगी। हमारे दो मेथड हैं कैलकुलेट करने के, इसमें बैलेंस शीट से निकालेंगे, ये भी बैलेंस शीट से, ये लाइबिलिटी साइड से स्टार्ट करेंगे। ऐसा अमाउंट जिस पर इक्विटी शेयर होल्डर का अधिकार होता है, एंड में हम यही कहेंगे ऐसा अमाउंट जिस पर इक्विटी शेयर होल्डर का अधिकार होता है उसको हम क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स कहते हैं। और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर कर देंगे इक्विटी शेयर और आ जाएंगे शेयर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बहुत सारे पॉइंट जो कि इसको कैलकुलेट करते समय इसको ऐड करते समय ध्यान में रखने हैं, वो मैं अभी आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। प्रिकॉशन इन वैल्यूएशन ऑफ शेयर एसेट्स, प्रिकॉशन इन वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटी, किन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। यदि आप फिक्स एसेट्स ले रहे हैं तो मैंने आपको पहले बोल दिया मार्केट वैल्यू पर लेनी है। फिक्स एसेट्स किस पर लेने हैं, टेंजिबल एसेट्स, मतलब जैसे फर्नीचर होगी, मशीनरी होगी, किस पर लेने हैं, मार्केट वैल्यू पर लेने हैं। यदि मार्केट वैल्यू नहीं है तब किस पर लेने हैं, बुक वैल्यू पर लेने हैं। यदि फर्नीचर मशीनरी बुक वैल्यू पर पड़े हुए हैं तो उसमें से क्या माइनस कर देना है, डेप्रिसिएशन माइनस कर देनी, उस अमाउंट को हमने दिखाना है फिक्स एसेट्स को। ठीक है, मतलब पहली प्रायोरिटी आपने किसको देनी है, रियलाइजेबल वैल्यू, या फिर हम ऐसे कह लें मार्केट वैल्यू को देनी है। यदि मार्केट वैल्यू नहीं है फिर बुक वैल्यू पर देनी है, बुक वैल्यू में से भी माइनस क्या कर देनी है, डेप्रिसिएशन माइनस कर देनी है। तो फिक्स एसेट्स को, टेंजिबल फिक्स एसेट्स को ऐसे दिखाना है। ठीक है, दूसरी टाइप की भी हमारी फिक्स एसेट्स कौन सी होती है, इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स, जैसे कि आप सभी को पता है गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया। ठीक है, तो इसको भी हम एसेट्स में ऐड करते हैं। ठीक है, यदि बैलेंस शीट में नहीं दी गई है वो भी हमने ऐड करनी हो सकता है, कई बार बैलेंस शीट में नहीं दी कोई चीज़ दी है लेकिन है ना, तो हमने मतलब सब कुछ लेना ही है। ठीक है, तीसरी हमारी इन्वेस्टमेंट एंड करंट एसेट्स भी लेनी है। बैलेंस शीट में करंट एसेट्स पड़ी होती है ना, वो भी हमने ऐड करनी है। एट करंट वैल्यू, करंट एसेट्स किस पर दिखानी है हमने, एट करंट वैल्यू पर दिखानी है ना, मतलब कि मार्केट वैल्यू होगी ना। और इन्वेस्टमेंट यदि की हुई है, और यदि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपको पता ही है ना क्या होते हैं, उसका भी प्रोविजन हमने करना है। ठीक है, अच्छे ढंग से। और फिक्टिशियस एसेट्स इसको नहीं लेना है। ठीक है, बस इग्नोर करना है, इसको नहीं लेना है, फिक्टिशियस एसेट्स को हमने नहीं लेना है। या टाइपिंग मिस्टेक होगी, आपने ध्यान रखना। फिक्टिशियस एसेट्स को यदि हमने पहले वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं, है ना, तो उसमें हमने नहीं लेना है एसेट्स ऐड करते समय। ठीक है, नहीं लेना है। ठीक है, कौन से होते हैं फिक्टिशियस एसेट्स, जैसे होगी डिवेंचर इशूड एट एक्सपेंसेस, अंडरराइटर कमीशन, आप सभी को पता ही ना फिक्टिशियस एसेट्स कहते हैं। यदि हमने एसेट्स को ऐड करना है तो फिक्टिशियस एसेट्स को ऐड नहीं करना है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये बल्कि आपने थोड़ी प्रिकॉशंस रखनी है। और लाइबिलिटी को कैलकुलेट करते समय क्या देखना है, हम माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी करते हैं ना, तो आपने सारी आउटसाइड लाइबिलिटी जैसे होगी डिवेंचर हो गए, क्रेडिटर हो गए, बिल पेएबल हो गए, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गए, अनक्लेम डिविडेंड हो गए, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हो गए, इन सभी को आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। कंटीजेंट लाइबिलिटी ऐसी लाइबिलिटी होती है जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, इसको भी माइनस करना है। ये भी मैं आपको बता दूं, कंटीजेंट लाइबिलिटी भी मस्ट बी टेकन इनटू द अकाउंट। ठीक है, टैक्सेस, ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स शुड बी टेकन विद कंसिडरेशन, वो भी लेना है आपने। क्लेम ऑफ प्रेफरेंस शेयर, आपको मैंने पहले बताया था, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो क्लेम है, क्लेम मतलब कि वो अपने शेयर कैपिटल का क्लेम करेंगे, डिविडेंड का क्लेम करेंगे, उसको भी हमने क्या करना है, माइनस करना है। तो आप, मुझे लगता है आप ये मेथड समझ गए होंगे। वैल्यूएशन ऑफ असेट्स किसे कहते हैं, सारी असेट्स ऐड कर लो, माइनस कर दो, लाइबिलिटी जो भी बच गया वो किसका हो गया, इक्विटी शेयर होल्डर का हो गया। ठीक है, पर ये चीज़ें थोड़ी माइंड में रखनी है, यही आपका न्यूमेरिकल है। इसी की यदि पेपर में थियरी का क्वेश्चन आ जाता है तो इस थियरी को आप डिटेल में, फार्मूला डिटेल में करके एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर देना, तो आपके पूरे नंबर वैसे ही आएंगे जैसे एक न्यूमेरिकल के आते हैं। और ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, इसका ये मेथड कब यूज़ किया जाता है, नेट एसेट्स वैल्यू भी पेपर में आपसे पूछ सकते हैं कि मेथड किस समय यूज़ किया जाता है। ये मेथड उस समय यूज़ किया जाता है किस समय, लिक्विडेशन के टाइम में यूज़ किया जाता है। ठीक है, लेकिन इसकी कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। ठीक है, जैसे कि दिस मेथड डज नॉट टेक इनटू द अकाउंट ऑफ अर्निंग ऑफ द कंपनी, इस मेथड में हम अर्निंग कैपेसिटी कंपनी की नहीं लेते हैं। ठीक है, और कई बार हमारे लिए ज़रूरी होता है कि इस मेथड में हमें इंपॉर्टेंस दी गई है मार्केट वैल्यू को, कई बार हमें मार्केट वैल्यू नहीं मिलती है।
ठीक है। बहुत सारे फैक्टर को इस मेथड में क्या कर दिया गया, इग्नोर कर दिया गया है ना। इसमें सिर्फ बैलेंस शीट की वही चीज़ें नहीं, उसके बेस पर इस मेथड में शेयर की वैल्यू निकाल दी गई है, ठीक है। तो इसके और ये किस समय सूटेबल है ये आपने डिटेल में कर लेना, ठीक है। कुछ पॉइंट और मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी ये प्रेफरेंस शेयर से रिलेटेड इसी मेथड में, ठीक है। कि ये आपने ध्यान में रखना है क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, शेयर की वैल्यू सारी एसेट्स प्लस कर दो, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स को, फिक्टिशियस एसेट्स को तो लेना ही नहीं ना, चलो माइनस और लाइबिलिटी कर दी है। फिर मैंने लास्ट में क्या कहा था कि प्रेफरेंस शेयर को भी माइनस कर दो, उनके क्लेम को माइनस कर दो, ठीक है। इसमें भी 3 चीज़ें हैं, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपने ध्यान में रखने हैं। यदि आपको इन क्लियर नहीं होगा तो आपने पूरा अमाउंट ही माइनस कर दिया, फिर आपको न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा आपका। ये 3 पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। पहला क्या है, व्हेन प्रेफरेंस शेयर हैव प्रायोरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ओनली। यदि प्रेफरेंस शेयर होल्डर में सिर्फ कैपिटल को ही मतलब कि आप सभी को पता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर कौन होते हैं, जिनको ये कहा जाता है कि जब कंपनी की लिक्विडेशन में जाएगी तो सबसे पहले किसकी कैपिटल को दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की कैपिटल को दिया जाएगा, है ना। फिर बाद में जो भी बचेगा वो इक्विटी शेयर होल्डर का होगा। पर डिविडेंड का नहीं कहा गया है, उसने क्या प्रायोरिटी किसको दी गई है, सिर्फ कैपिटल को। मैंने डिविडेंड नहीं बोला। तो आपने जब कैलकुलेट करना है ना नेट एसेट्स, जो आप कैलकुलेट कर रहे हैं एसेट्स माइनस और लाइबिलिटी, तो उसमें मैंने सिर्फ क्या करना है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल करनी है, सिर्फ प्रेफरेंस शेयर, डिविडेंड नहीं करना। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड नहीं माइनस करना, ओनली क्या माइनस करने हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। यदि प्रायोरिटी किसको दी गई है, प्रेफरेंस शेयर। हमारा टॉपिक क्या है, व्हेन प्रेफरेंस शेयर हैव प्रायोरिटी फॉर द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। यदि हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा वापस करना है और प्रायोरिटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दी गई है, तब उसमें से नेट एसेट्स वैल्यू निकालते समय ओनली द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ नेट एसेट्स, है ना। नेट एसेट्स में से वही माइनस करना है, ठीक है। तो हमारे पास जो भी अमाउंट आ जाएगा डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर आ जाएगा। तो क्लियर होगा, यहाँ पर टाइप करने की तो जरूरत नहीं थी क्योंकि हमें पीछे स्लाइड में अच्छे से कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर कि प्रायोरिटी सिर्फ ध्यान ना, प्रायोरिटी किसको दी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को दी है। दूसरे नंबर पर व्हेन प्रेफरेंस शेयर हैव नो प्रायोरिटी, जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रायोरिटी नहीं दी गई है। ये कहा गया है कि ऐसा नहीं कि आपको पहले पेमेंट की जाएगी, कहते हैं कि जब इक्विटी शेयर को पेमेंट की जाएगी तब आपको की जाएगी, मतलब प्रायोरिटी नहीं दी गई है। ये बहुत बड़ी बात है बट ओनली फॉर एरियर ऑफ डिविडेंड। मतलब ये कहा गया कि डिविडेंड आपको पहले दिया जाएगा इक्विटी शेयर से पहले, लेकिन प्रेफरेंस शेयर ऐसा नहीं है कि इक्विटी शेयर को बाद में से पहले आपको कैपिटल वापस की जाएगी। यदि प्रायोरिटी नहीं है तो क्या करेंगे हम, ठीक है। तब क्या करेंगे, जब नेट एसेट्स वैल्यू निकालेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी माइनस डिविडेंड ओनली, क्योंकि जिस प्रायोरिटी सिर्फ डिविडेंड को दी गई है ना, तो डिविडेंड को ही माइनस करने का, फिर जो भी अमाउंट बच जाएगा उस पर किसका अधिकार होगा। क्योंकि मैंने इसमें जैसे मैंने आपको बोला इस नेट एसेट्स में क्या है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस नहीं की गई है, ठीक है। आपको पता है सिर्फ क्या कर दिया है, प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस कर दिया गया है। इसलिए जो भी अमाउंट बचता है उस पर किसका अधिकार होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का होगा और इक्विटी शेयर होल्डर का होगा। समझ रहे हैं ना आप, मेरे कहने का मतलब है। क्योंकि जब हम हमारा नॉर्मल फार्मूला क्या होता था, हम माइनस प्रेफरेंस शेयर ने जो भी मांगना है वो माइनस कर देते थे, ठीक है। लेकिन इस केस में मैं ये कह रही हूँ सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर को के कैपिटल को प्रायोरिटी नहीं देनी है, सिर्फ डिविडेंड को प्रायोरिटी देनी है। जिसको प्रायोरिटी दी थी उसको माइनस कर दिया। अब जो अमाउंट बच गया उसको पता, दोनों का अधिकार है ना, इक्विटी शेयर होल्डर का भी अधिकार है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का भी अधिकार है ना। तो उन दोनों की पेड अप कैपिटल, इक्विटी शेयर होल्डर की समझो दोनों बराबर ही हैं, 5 लाख वो है 5 लाख वो है, तो दोनों को बराबर अमाउंट हम लिखेंगे। यदि 10 लाख अमाउंट आ जाता है डिविडेंड माइनस के, तो 5 और दोनों बराबर ही, इक्विटी नंबर ऑफ इक्विटी शेयर भी बराबर ही है या प्रेफरेंस शेयर भी बराबर ही है। तो हम क्या करेंगे, 5 लाख इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा है, 5 लाख प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा है, डिवाइडेड बाय उनके नंबर ऑफ शेयर को डिवाइड कर देंगे। हमारे दूसरे मेथड में ये है, ठीक है। और दूसरा लास्ट हमारा व्हेन प्रेफरेंस शेयर हैव नो प्रायोरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एंड डिविडेंड। यहाँ क्या गया, ना तो उनको कोई प्रायोरिटी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों बराबर ही है, इक्विटी शेयर होल्डर को भी सेम टाइम में ही पेमेंट की जाएगी। तो हम क्या करेंगे, तो हमने एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, बस जो भी अमाउंट आ गया ना उसमें कुछ भी माइनस नहीं करेंगे। अब दोनों जो अमाउंट आ गया, नेट एसेट्स आ गई, उस पर दोनों का अधिकार है, किसका, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का भी अधिकार है और इक्विटी शेयर होल्डर का। अब डिवाइड तो करना ही है ना, हम डिवाइड दोनों के बीच में डिवीजन कैसे करेंगे, उसकी पेड अप कैपिटल। यदि दोनों की पेड अप कैपिटल बराबर है ना, तो ये दोनों को आधा उसको दे देंगे, आधा उसको देंगे, और आधा देखो उसके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर कर देंगे। तो ये एक जगह वैल्यू आ जाएगी इक्विटी शेयर की, वैल्यू आ जाएगी दूसरी जगह वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर की आ जाएगी, ठीक है। ये पॉइंट इसलिए डिस्कस करना जरूरी है, यदि पेपर में यदि न्यूमेरिकल में आपको ये कहा हो या ये कहा हो, ये कहा होगा, तो आंसर ही चेंज हो जाएगा।
दोनों ही केसेस में, इसलिए ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको कह दूँ, यदि आपने थियरी अच्छे से समझ गए तो आपने सबसे पहले इसकी एग्जाम्पल कर लेनी, आपका अच्छे ढंग से थियरी भी हो जाएगी और पेपर के लिए न्यूमेरिकल भी हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।